एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। मांझा गुज्जर सोच रहा था कि शारिक को कहां तलाश करे, लेकिन शारिक से ज्यादा अब उसे गामे की जरूरत थी जिसने उसे जलील किया था। उसने कसम खाई थी कि जब तक गामे को सबक नहीं सिखाएगा उसे चैन नहीं आएगा। चाय पीते हुए उसे अचानक ही एक और ख्याल आया। एक ऐसे शख्स का नाम उसके जहन में आ गया था जिससे राज्य के बारे में मालूम किया जा सकता था। उसका नाम शकूर था और वो मुगलपुरे में रहता था। राज्य से उसकी बड़ी यारी थी और मांझे से भी उसके ताल्लुकात थे। मांझे को यकीन था कि शकूर से राज्य के बारे में मालूम हो जाएगा। उसने चाय का खाली कप मेज पर रखते हुए आवाज दी, ओए काके। काका फौरन ही हाजिर हो गया। जी उस्ताद जी। मांझे ने पूछा, गाड़ी साफ हो गई? काके ने जवाब दिया, मुनीर गाड़ी साफ कर रहा है उस्ताद जी, बस थोड़ा ही काम रह गया है, सीटों पर सूखा कपड़ा फिर रहा है। मांझे ने कहा, तुम गाड़ी लेकर मुगलपुरे चले जाओ और शकूर को लेकर आओ। उससे कहना मांझे ने बुलाया है, बहुत जरूरी काम है। काका बोला, अच्छा उस्ताद जी, मैं अभी जा रहा हूँ। ये कहते हुए वो बाहर निकल गया। मांझा कुछ देर ड्राइंग रूम में बैठा रहा, फिर उठकर हॉल कमरे में आ गया जहां टीवी रखा हुआ था। उसने टीवी ऑन करके दूरदर्शन लगा दिया। उस वक्त फिल्म चल रही थी। मारधाड़ से भरपूर ये खासी दिलचस्प फिल्म थी। वो सामने सोफे पर बैठा फिल्म देखता रहा। फिल्म अपने मंतकी अंजाम को पहुंचकर खत्म हो गई। ये अंजाम भी मारधाड़ से भरपूर था। मांझे ने उठकर टीवी बंद कर दिया और दीवार की क्लॉक की तरफ देखा। 12:30 बजे थे। ठीक उसी लम्हे कार बंगले में दाखिल होकर रुकी और थोड़ी ही देर के बाद सामने वाले दरवाजे की तरफ से काका और शकूर की बातों की आवाज सुनाई दी। मांझे ने कदरे ऊंची आवाज में कहा, काके मैं यहाँ हूँ, हॉल कमरे में, शकूर को यहीं ले आओ। कुछ देर के बाद वो दोनों हॉल में आ गए। शकूर ने इस तरह आगे बढ़कर हाथ मिलाया था जैसे वो पीरो मुर्शिद के सामने हाजिरी दे रहा हो। शकूर ने सामने वाले सोफे पर बैठते हुए पूछा, आज हमारी याद कैसे आ गई उस्ताद? मैं तो समझा था कि तुम भूल ही गए हो। मांझे ने कहा, मैं नहीं भूला, लेकिन तुम ही लोग मुझे भूलते जा रहे हो। आज एक काम आन पड़ा है तुमसे। शकूर ने कहा, हुक्म करो उस्ताद, कोई बंदा उठवाना है। मांझे ने मुस्कुराते हुए कहा, यही समझ लो, लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह समझ रहे हो। शकूर ने उलझी हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा। बोला, फिर कैसे उस्ताद? मांझा बोला, जिसे उठाना है वो तुम्हारा बहुत गहरा दोस्त है, तुम उसे कहीं भी ले जा सकते हो, बल्कि मेरा ख्याल है कि उसे उठाने की जरूरत भी नहीं है। मैं जो कुछ चाहता हूँ वो तुम बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हो। शकूर ने कहा, खुलकर बात करो उस्ताद। मांझे गुज्जर ने सवाल किया, राजा आजकल कहाँ गायब है? शकूर बोला, वो आजकल गामे के साथ लगा हुआ है। इत्तेफाक से आज ही मुलाकात हुई थी, बड़ी जल्दी में था, कोई तफसीली बात नहीं हो सकी। मगर तुम क्या मालूम करना चाहते हो? मांझा बोला, तुम्हें मालूम है शारिक से आजकल मेरी टसल चल रही है। उसने मुझे बड़ा नुकसान पहुंचाया है। उसके हाथों मेरे कई बंदे भी जाया हो चुके हैं, लेकिन शारिक किसी तरह काबू में ही नहीं आ रहा। कल रात वो हाथ तो लग गया था, लेकिन याकूब को कत्ल करके भाग गया। उसके बाद कोई पता नहीं वो कहाँ गायब है। राजा अगर गामे के साथ लगा हुआ है तो उसे शारिक के ठिकाने का पता होगा। किसी तरह राज्य से ये मालूम कर लो कि गामा या शारिक कहाँ है। मैं तुम्हें इतना इनाम दूंगा कि याद करोगे। शकूर ने कहा, मुझे इनाम का लालच नहीं है उस्ताद, मैं 1-2 दिन में राजे को तलाश करके उससे मालूम करने की कोशिश करूंगा। मांझा बोला, कोशिश ही नहीं करनी, ये काम हर सूरत में करना है। लो ये खर्च वगैरह रख लो। मांझे ने जेब से 5,000 रुपए निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिए। शकूर ने नोट लेकर जेब में रख लिए। वो कुछ देर तक शारिक ही के बारे में बातें करते रहे, फिर शकूर जाने के लिए उठ गया। मांझे गुज्जर ने काका की तरफ देखते हुए कहा, इसे छोड़ाओ काका, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, वापस आकर मुझे जगाना मत। शकूर के जाने के बाद मांझा गुज्जर अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया और कुछ ही देर के बाद वो नींद की आगोश में पहुंच चुका था। कई रोज गुजर गए, शारिक का कुछ पता नहीं चला। इस दौरान 2 मरतबा शकूर से भी मुलाकात हुई, लेकिन वो भी राज्य या गामे के बारे में कुछ मालूम नहीं कर सका था। और फिर एक रोज मांझे गुज्जर के लिए ये इत्तला बड़ी सनसनीखेज साबित हुई कि शारिक को सुर्ख रंग की शराड में हाजी अब्दुल्लाह के एक आदमी के साथ समनाबाद की तरफ जाते हुए देखा गया है। मांझा गुज्जर हाजी अब्दुल्लाह को बहुत अच्छी तरह जानता था। उसका शुमार पाकिस्तान में मनशियात के उन चंद स्मगलरों में होता था जो पूरी दुनिया में मनशियात सप्लाई करते थे। वो बहुत से ममालिक को मतलूब था। पाकिस्तान की हुकूमत भी उसके बारे में सब कुछ जानती थी, मगर यहाँ कोई उस पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसके हाथ बहुत लंबे थे,
उसकी गिरफ्तारी हुकूमत के ऐवानों को हिलाकर रख सकती थी। हाजी अब्दुल्ला पाकिस्तान में आज़ादी से घूमता फिरता था। लाहौर में उसकी बहुत जायदाद थी। एबट रोड पर एक सिनेमा भी था। हाजी अब्दुल्ला को मकामी तौर पर हेरोइन या दीगर मनशियात की सप्लाई से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो मनशियात सिर्फ बैरून मुल्क स्मगल करता था। 10-20 किलो हेरोइन के ग्राहकों को तो वो घास भी नहीं डालता था। उसका माल तो मन्नों के हिसाब से निकलता था। लेकिन माजे गुज्जर को हैरत तो इस बात पर थी कि उससे शारिक का क्या ताल्लुक हो सकता था। हाजी अब्दुल्ला के किसी आदमी के साथ देखे जाने का मतलब ये था कि शारिक हाजी अब्दुल्ला से मिला होगा। हालांकि वो अच्छी तरह जानता था कि हाजी अब्दुल्ला जैसे शख्स से मिलना या उस तक रसाई हासिल करना जुए शीर लाने से कम नहीं था। माजा गुज्जर अच्छी तरह जानता था कि अगर उसे खुद हाजी अब्दुल्ला से मिलना होता तो पहले उसे कई सिफारिशें तलाश करना पड़ती। इन सिफारिशों के बावजूद या तो वो मसरूफियत का बहाना करके मिलने से साफ इनकार कर देता या मुलाकात के लिए कई रोज तक इंतजार करना पड़ता। लेकिन शारिक उस तक कैसे पहुंच गया था? माजे गुज्जर ने अपने जराए से ये मालूम करने की कोशिश शुरू कर दी कि शारिक हाजी अब्दुल्ला तक कैसे पहुंचा था। उसका हाजी अब्दुल्ला के 2-3 आदमियों से राब्ता भी हुआ, लेकिन उनमें से कोई भी कुछ न बता सका। उन्हें तो यह भी मालूम नहीं था कि शारिक और हाजी अब्दुल्ला में कोई मुलाकात हुई भी थी या नहीं। माजा गुज्जर बुरी तरह चकराया हुआ था। ना तो राजे का पता चल रहा था, ना ही गामे का, और ना ही शारिक का। अलबत्ता शारिक के बारे में इस इंकिशाफ ने उसे मजीद परेशान कर दिया। और फिर एक रोज अचानक ही शारिक उसकी नजरों में आ गया। वो सुर्ख रंग की शराड में था और उसके साथ समीना भी थी। वो गाड़ी उसने रेलवे स्टेशन के करीब देखी थी जो घूमती हुई गड़ी शाहू की तरफ जा रही थी। माजे गुज्जर ने फौरन ही उस सुर्ख शराड का ताकुब शुरू कर दिया। बोहड़ वाला चौक तक तो उसने अपने और शराड के दरमियान एक गाड़ी हायल रखी। उस इलाके में रश था और उसे अंदेशा था कि अगर ज्यादा फासला रखा गया तो शारिक की गाड़ी कहीं गायब ना हो जाए। लेकिन बोहड़ वाला चौक के जरा आगे निकलते ही उसने फासला बढ़ा दिया। गड़ी शाहू के चौक से शारिक की गाड़ी रेलवे पुल की तरफ मुड़ गई। माजा गुज्जर मोड़ पर पहुंचा ही था कि पुल की तरफ से आने वाली एक मुसाफिर वैगन तेजी से उस तरफ मुड़ी। माजे गुज्जर ने अपनी गाड़ी बड़ी फुर्ती से बाईं तरफ मोड़ दी, लेकिन वो बचने में कामयाब नहीं हो सका। न सिर्फ वैगन उसकी गाड़ी से टकरा गई, बल्कि किनारे पर खड़ा हुआ फलों का एक ठेला भी उसकी गाड़ी से टकरा कर उलट गया। वैगन के टकराने से माजे गुज्जर की गाड़ी का उस तरफ का हेडलैम्प टूट गया। वो अपना ये नुकसान नजरअंदाज करने को तैयार था, मगर ठेले वाला उसे नजरअंदाज करने को तैयार नहीं था। इस झगड़े को तय करने में तकरीबन 10 मिनट लग गए। माजे गुज्जर ने गाड़ी तूफानी रफ्तार से दौड़ा दी। पुल के दूसरी तरफ कोऑपरेटिव स्टोर वाले मोड़ पर वो रुक गया। उसके लिए यह फैसला करना मुश्किल था कि शारिक की गाड़ी बाईं तरफ गई होगी या दाईं समत बागबान पूरा की तरफ। बिलाखिर उसने गाड़ी जीटी रोड पर बागबान पूरे की तरफ मोड़ दी। वो गाड़ी को तूफानी रफ्तार से दौड़ा रहा था। कई मरतबा हादसा होते होते बचा था। माजा गुज्जर शालीमार बाग तक पहुंच गया, लेकिन शारिक की गाड़ी का सुराग नहीं मिला। 20 मिनट का मार्जिन बहुत ज्यादा था। शारिक किसी और तरफ निकल गया होगा। माजे गुज्जर को बेहद अफसोस हुआ था। शारिक एक बार फिर उसके हाथ से निकल गया था। उसे मुसाफिर वैगन और ठेले वाले पर बेहद गुस्सा आ रहा था, जिसकी वजह से शारिक को निकलने का मौका मिल गया था। शारिक अगरचे निकल गया था, लेकिन उसकी गाड़ी का नंबर उसने नोट कर लिया था। उसे उम्मीद थी कि उस गाड़ी के जरिए वो शारिक को तलाश करने में कामयाब हो जाएगा। तीसरे दिन रात को उसे एक बार फिर ये इत्तला मिली कि शारिक को गड़ी शाहू में एक डॉक्टर के क्लिनिक से निकलते हुए देखा गया था। इत्तला देने वाले ने यह भी बताया था कि शारिक के साथ एक बूढ़ी औरत और एक जवान लड़की भी थी। वो क्लिनिक से निकलकर सुर्ख रंग की शराड में बैठे थे। उन्हें देखने वाला शख्स गाड़ी का नंबर नोट नहीं कर सका। नंबर मालूम न होने के बावजूद माजे को समझने में देर न लगी कि ये वही गाड़ी थी जिसमें उस रोज शारिक और समीना को उसने देखा था। लेकिन उसके साथ बूढ़ी औरत और लड़की कौन थी? मुखबर ने जो हुलिया बताया था वो समीना से बहुत मुख्तलिफ था, और यूं भी जेर जमीन दुनिया के बहुत से लोग अब समीना को पहचान चुके थे, क्योंकि शारिक उसे हर वक्त अपने साथ लिए फिरता था। तो फिर वो बूढ़ी औरत और जवान लड़की कौन थी? ये सवाल माजे गुज्जर के जहन में मुसलसल गर्दिश कर रहा था, मगर इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। वो उसकी माँ या बहन भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि शारिक का आगे पीछे कोई नहीं था। तो फिर वो बूढ़ी औरत और जवान लड़की कहाँ से टपक पड़ी? मुखबर ने बताया था कि शारिक और वो लड़की उसी बूढ़ी औरत को सहारा दिए हुए थे, जिसका मतलब था कि वो औरत बीमार थी और शारिक उसी को दिखाने के लिए लाया था। माजे के जहन में अचानक ही एक और ख्याल उभरा। क्या यह मुमकिन नहीं कि शारिक गड़ी शाहू में ही कहीं रह रहा हो? अगर वो किसी और इलाके में होता तो उसी इलाके के किसी डॉक्टर के पास जाता। शहर के हर इलाके में अच्छे डॉक्टर मौजूद थे। माजे गुज्जर ने अपने आदमी को हिदायत कर दी कि वो क्लिनिक की निगरानी करता रहे और जैसे ही शारिक नजर आए उसे इत्तला कर दी जाए या किसी भी तरह पकड़ने की कोशिश की जाए। लेकिन अब उसने गाड़ी के बारे में मालूमात हासिल करने का फैसला कर लिया।
और ये जिम्मेदारी अपने एक आदमी के सुपुर्द कर दी जो कुछ पढ़ा लिखा भी था। लेकिन इस सिलसिले में उसे बेहद मायूसी हुई। वो गाड़ी इरफान अहमद नाम के एक आदमी के नाम रजिस्टर थी। माजे ने जब मॉडल टाउन में इरफान अहमद से राब्ता कायम किया तो पता चला कि उसने ये गाड़ी एक शोरूम के तवस्सुत से फरोख्त कर दी थी। माजा उस शोरूम पर पहुंच गया, जहां भी उसे मायूसी का सामना करना पड़ा। शोरूम के मैनेजर ने बताया कि चंद रोज पहले ये गाड़ी फरोख्त हो गई थी। खरीदने वाला एक जवान आदमी था और एक औरत थी। गाड़ी की ट्रांसफर के लिए उस औरत का नाम और पता लिख कर दिया गया था, लेकिन वो कागज कहीं खो गया था, जिसकी वजह से ट्रांसफर की कार्रवाई भी नहीं हो सकी थी। शोरूम का मैनेजर मुंतजिर था कि वो लोग गाड़ी की ट्रांसफर के बारे में मालूम करने के लिए दोबारा आएं तो उनसे नाम और एड्रेस लेकर कार्रवाई मुकम्मल की जाए। माजे गुज्जर ने कहा, कहीं रजिस्टर पर तो लिखा होगा कि गाड़ी किसको फरोख्त की गई है। मैनेजर बोला, हम गाड़ियां बेचने और खरीदने वालों का रिकॉर्ड रखते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इस गाड़ी के खरीदार का नाम रजिस्टर में दर्ज नहीं किया जा सका। ख्याल ये था कि वो लोग जो नाम और पता कागज पर लिख कर दे गए थे उसे रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से वो कागज ही कहीं खो गया। वो लोग यकीनन वापस आएंगे तो उनका नाम पता रिकॉर्ड में शामिल कर लिया जाएगा। माजा गुज्जर मायूस होकर वापस आ गया। कई रोज गुजर गए, न तो गाड़ी का सुराग मिला और न ही शारिक का। गड़ी शाहू में वाक़े उस क्लिनिक की भी निगरानी की जा रही थी, लेकिन शारिक उस रोज के बाद वहां नहीं आया। और फिर कई रोज के बाद माचे गुज्जर को इत्तला मिली, वो भी बड़ी सनसनीखेज। शारिक और समीना को एयरपोर्ट पर देखा गया था। इत्तला देने वाले ने बताया था कि उसने शारिक और समीना को एयरपोर्ट के सामने एक टैक्सी से उतरते हुए देखा था। उनके पास सामान के नाम पर सिर्फ एक सूटकेस था, जिसे शारिक ने उठा लिया था। इस इत्तला पर माजा गुज्जर उछल पड़ा। उन दोनों के अचानक ही कराची चले जाने वाली बात उसकी समझ में नहीं आ सकी थी। क्या वो उसे डर कर भाग गए थे? ये इत्तला पाकर माजे गुज्जर को खुशी भी हुई थी कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन भाग गया था। शारिक और समीना के जाने के 2 दिन बाद इत्तेफाक से गामे से आमना सामना हो गया। गामा उस वक्त अकेला था और माजे के साथ 2 खूंखार किस्म के आदमी थे। उन्होंने गामे को अपनी गाड़ी में डाल दिया और माजे की नहर वाली कोठी में ले आए। उस वक्त रात के 11 बज रहे थे। वो लोग हॉल कमरे में थे। गामे को उन्होंने कालीन पर बिठा रखा था और माजा और उसके आदमियों ने उसे चारों तरफ से घेर रखा था। माजा गुज्जर उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, सुनो गामे, तेरी वजह से मुझे अब तक करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन मैं ये सब कुछ भूल सकता हूँ बशर्ते कि तू शारिक को छोड़कर मेरी तरफ आ जा। शारिक है क्या चीज? उसमें मर्दानगी होती तो वो चोरों की तरह ना छुपता। तू तो दलेर आदमी था, लेकिन शारिक ने अपने साथ तुझे भी बुज़दिल बना दिया। भाग गया ना वो तुझे अकेला छोड़कर। मुझे यकीन था कि उसे एक ना एक दिन भागना ही पड़ेगा। गामे ने कहा, वो भागा नहीं है, चंद रोज में वापस आ जाएगा और फिर तुम उसके आगे आगे लगकर इस तरह भागे फिरोगे कि तुम्हें कहीं भी पनाह नहीं मिलेगी। माजे गुज्जर ने कहा, तुम्हें बातें तो बहुत करनी आ गई हैं, अब भी वक्त है गामे, मेरी बात मान ले, वरना समझ ले कि ये तेरी जिंदगी की आखिरी रात साबित होगी। गामे ने मजबूत लहजे में कहा, जिंदगी और मौत तो रब के हाथ में है, मैं मौत से नहीं डरता, मैं मरना कबूल कर लूंगा, मगर तुम जैसे चोर उचक्के की बात नहीं मान सकता। माजे गुज्जर ने काके की तरफ देखा, बोला, ओए काके, तू इसे जरा अपनी जबान में समझा, अगर मैं उठ गया तो ये मेरे हाथों खर्च हो जाएगा। काका नपे तुले कदम उठाता हुआ गामे के करीब आ गया। गामा सहमी हुई नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। काके ने अचानक ही उसके सर पर जोरदार ठोकर मार दी। गामा चीखता हुआ कालीन पर दूसरी तरफ उलट गया। ठीक उसी लम्हे फोन की घंटी बज उठी। टेलीफोन का एक एक्सटेंशन सेट उस कमरे में भी एक कोने में स्टैंड पर रखा हुआ था। माजे ने अपने एक और आदमी को इशारा किया। उसने आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया। हेलो कहकर कुछ देर वो दूसरी तरफ की बातें सुनता रहा। फिर वो टेलीफोन उठाकर माजे के करीब आ गया। रिसीवर उसने माजे की तरफ बढ़ा दिया और खुद टेलीफोन उठाए खड़ा रहा। माजा गुज्जर माउथ पीस में बोला, हेलो। दूसरी तरफ से पूछा गया, माजा गुज्जर? माजा बोला, हाँ बोल रहा हूँ, तुम कौन हो? दूसरी तरफ से कहा गया, मैं रहमान बोल रहा हूँ, हाजी अब्दुल्ला का खास बंदा। माजा बोला, क्या बात है रहमान जी, मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताओ। रहमान बोला, ये बात हाजी अब्दुल्ला के कानों तक पहुंच चुकी है कि तुम गामे को उठा कर ले गए हो और वो इस वक्त तुम्हारी तहवील में है। हमारे 2 आदमी तुम्हारी कोठी पर आ रहे हैं, गामे को उनके हवाले कर दो सही सलामत। अगर उसके जिस्म पर मारपीट का कोई एक निशान भी नजर आया तो तुम समझ सकते हो कि हाजी अब्दुल्ला किस कदर नाराज होगा। माजे ने कहा, हाजी साहब तो बहुत बड़े आदमी हैं, उनसे कहो कि हम छोटों के मामलात में न उलझें। हमारे आपस के छोटे मोटे मसाइल हैं, उन्हें हम अपने तौर पर ही हल कर लेंगे। हाजी साहब मुदाखलत न करें तो अच्छा है। दूसरी तरफ से कहा गया, मैंने जो कहा है वो शायद तुमने ठीक से सुना नहीं। हमारे 2 आदमी गामे को लेने के लिए तुम्हारी कोठी पर आ रहे हैं। गामे की सही सलामत वापसी ही तुम्हारी जिंदगी की जमानत है।
अगर गामे को कुछ हुआ तो तुम्हारी लाश के इतने टुकड़े कोठी में बिखरे होंगे कि कोई माहिर से माहिर हिसाबदान भी उन्हें शुमार नहीं कर सकेगा। और तुम ये बात भी अच्छी तरह जानते हो कि हाजी अब्दुल्ला कोई बात सिर्फ कहता ही नहीं, उस पर अमल भी करता है। हमारे आदमी रवाना हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट में तुम्हारी कोठी पर पहुंच जाएंगे। माझे ने कुछ कहना चाहा था, लेकिन दूसरी तरफ से लाइन काट दी गई। माझे ने रिसीवर अपने आदमी की तरफ बढ़ा दिया जो टेलीफोन के लिए खड़ा था। माझे के चेहरे के तासुरात एकदम बदल गए थे। उसके कंधे इस तरह ढलक गए थे जैसे उन पर बहुत बड़ा बोझ लाद दिया गया हो। काका गामे को एक ही ठोकर मारने के बाद टेलीफोन की वजह से रुक गया था। अब वो दोबारा गामे की तरफ बढ़ा तो माझे ने उसे रोक दिया। बोला, नहीं, इसे छोड़ दो, इसकी सिफारिश आ गई है। काके ने उलझी हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा। बोला, क्या मतलब, किसकी सिफारिश आ गई है? माझे गुज्जर ने कहा, हाजी अब्दुल्ला की। फिर गामे की तरफ देखते हुए बोला, क्यों है? हाजी अब्दुल्ला से क्या ताल्लुक है तुम लोगों का? गामे ने तंजिया लहजे में कहा, हमारे ताल्लुक का अंदाजा तो तुमने इस टेलीफोन कॉल से ही लगा लिया होगा। जिसे तुम सिफारिश कह रहे हो वो दरअसल ऐसी खौफनाक धमकी होगी जिसने तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। माझा गुज्जर बोला, इस मर्तबा तो मैं तुम्हें हाजी के कहने पर छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली मर्तबा जब मैं तुम पर हाथ डालूंगा तो उससे पहले ऐसा बंदोबस्त कर लूंगा कि हाजी अब्दुल्ला जैसे आदमियों को मुदाखलत का मौका न मिले। फिर माझे गुज्जर ने अपने आदमियों से मुखातिब होते हुए कहा, काका तुम यहीं रहो और तुम लोग अपनी अपनी पोजीशन पर जाओ। हाजी अब्दुल्ला के 2 आदमी यहाँ आने वाले हैं, गामे को उनके हवाले कर दिया जाएगा। और ये सब लोग सुन लो, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैं फिलहाल हाजी अब्दुल्ला जैसे आदमी से कोई टक्कर नहीं लेना चाहता। तुम लोग जाओ अब। काके के अलावा सब लोग कमरे से निकल गए। कोई छत पर चला गया, कोई लॉन के किसी तारीख हिस्से में पौधों के पीछे दुबक कर बैठ गया। 40 मिनट से भी पहले एक गाड़ी कोठी के गेट के सामने आकर रुकी और उसके 2 मिनट बाद चौकीदार ने आकर बताया कि गामे के दोस्त उसे लेने के लिए आए हैं। माझे गुज्जर ने इशारा किया, इसे बाहर छोड़ाओ काका। गामा मुस्कुराती हुई निगाहों से उसकी तरफ देखता हुआ काका के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। माझे गुज्जर के मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। वो उस वक्त अपने आप को शिकस्त खुर्दा और दुनिया का सबसे बेबस इंसान समझ रहा था। शाम का अंधेरा फैल चुका था। जहाज लंगर अंदाज हो गया था। सामने बहुत दूर साहिल पर मध्यम सी रोशनियां झिलमिलाती हुई नजर आ रही थीं। जहाज का कैनेडियन कप्तान शारिक के साथ अरशे की रेलिंग के करीब खड़ा था। वो एक तरफ इशारा करते हुए कह रहा था, वो मस्कत है जहां बहुत ज्यादा रोशनियां झिलमिलाती हुई नजर आ रही हैं। वो बंदरगाह है और लाइट हाउस की रोशनी तो तुम देख ही रहे हो। बाईं तरफ रोशनियां बतदरीज कम होती चली जा रही हैं। तुम अपनी मोटर बोट का रुख उसी तारीख साहिल की तरफ रखोगे। मुझे यकीन है कि साहिल पर तुम लोगों को कहीं न कहीं पनाह मिल जाएगी और फिर वहां से गवादर तक जाने का बंदोबस्त भी तुम आसानी से कर सकोगे। शारिक ने पूछा, सुना है मस्कत और गवादर के दरमियान ज्यादा फासला नहीं है, क्या हम मोटर बोट पर गवादर का रुख नहीं कर सकते? कप्तान ने कहा, समंदर भी उस सहरा की तरह है जहां भटक जाने के बाद जिंदगी की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। किसी माहिर मल्लाह के लिए तो मस्कत से गवादर तक पहुंचना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन तुम लोग तो समंदरी सफर के बारे में भी कुछ नहीं जानते। बेहतर यही है कि मोटर बोट को साहिल पर कहीं छोड़ देना और रात गुजारने के लिए कोई महफूज जगह तलाश कर लेना। तुम्हें ऐसे बहुत से आदमी मिल जाएंगे जो मुआवजा लेकर तुम लोगों को गवादर पहुंचा देंगे। शारिक ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारे मशवरे पर अमल करेंगे। कप्तान ने कहा, ये कुछ डॉलर्स हैं, अपने पास रख लो, वैसे यहाँ पाकिस्तानी करेंसी भी काम दी जाएगी। कप्तान ने एक छोटी सी गड्डी उसकी तरफ बढ़ा दी। फिर बोला, और एक बात का ख्याल रखना, बोट की लाइट ऑन करने की कोशिश मत करना, तुम लोगों के लिए तारीकी ही बेहतर रहेगी। कप्तान के हुक्म पर मोटर बोट समंदर में उतार दी गई और रस्सी की सीढ़ी के जरिए ये लोग भी बोट में पहुंच गए। जहाज का एक आदमी भी उनके साथ बोट में आया था। उसने नौलखे को बोट के बारे में मुख्तसर बता दिया और बोट का इंजन स्टार्ट करके रस्सी की सीढ़ी के जरिए जहाज पर वापस चला गया। नौलखे ने बोट का कंट्रोल संभाल लिया और बोट आहिस्ता आहिस्ता जहाज से दूर हटने लगी। बोट का रुख तारिक साहिल की तरफ था। नौलखा बड़ी महारत से कंट्रोल संभाले हुए था। डिकोस्टा नौलखे के करीब बैठा हुआ था और समीना और शारिक दूसरी सीट पर थे। समीना शारिक से चिपकी हुई थी। एक अनजाना सा खौफ उसके जहन पर तारी था। वो चारों तरफ तारीकी में घूर घूर कर देख रही थी और सोच रही थी कि अगर साहिल पर पहुंचकर वो लोग पकड़े गए तो अंजाम क्या होगा। साहिल बज़ाहिर जहाज से करीब ही लगता था, लेकिन वो तकरीबन 1 घंटे के बाद ही साहिल के करीब पहुंच सके थे। नौलखे ने मोटर बोट की रफ्तार कम कर दी। सन्नाटे में बोट के इंजन की फटफट की आवाज चारों तरफ गूंजती हुई महसूस हो रही थी। हालांकि इंजन की आवाज इतनी ज्यादा नहीं थी। उन चारों की नजरें एक साहिल पर मरकूज थीं। बाईं तरफ चट्टानों के हयूले से नजर आ रहे थे। नौलखे की नजरें सर्च लाइटों की तरह साहिल का जायजा ले रही थी। वो शारिक को मुखातिब करते हुए बोला, शारिक बाबू,
मेरा ख्याल है साहिल पर उतरने के लिए वो चट्टानें ही मुनासिब रहेंगी। शारिक बोला, मैं भी यही सोच रहा हूँ। वहाँ हम फौरी तौर पर किसी की नजरों में नहीं आएंगे। बोट को एहतियात से उसी तरफ ले चलो और इस बात का ख्याल रखना कि किसी चट्टान को टक्कर मत मार देना। नौलक्खे ने जवाब दिया, अंधेरा इतना गहरा है कि कुछ नजर नहीं आ रहा। हम खैरियत से चट्टानों के करीब भी पहुंच जाएं तो गनीमत है। बोट की रफ्तार हल्की हो गई। चट्टानें करीब आती जा रही थीं। इंजन की आवाज कुछ ज्यादा ही शोर मचाती हुई महसूस हो रही थी। ऐसा गालिबन उन चट्टानों की वजह से था जिनसे बाज़गश्त सी पैदा हो रही थी। मोटर बोट बहुत आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। अब पानी में उभरी हुई छोटी छोटी चट्टानें भी नजर आ रही थीं। नौलक्खा बड़ी महारत से बोट को उन चट्टानों से बचाता हुआ आगे ले जा रहा था। मजीद करीब पहुंचे तो इंजन की आवाज उस शोर में दब गई जो लहरों के चट्टानों से टकराने से पैदा हो रहा था। नौलक्खा बड़ी महारत का मुजाहरा कर रहा था। बोट अब छोटी छोटी चट्टानों के बीच में चकराती हुई आगे बढ़ रही थी। फिर दफतन बोट एक चट्टानी पत्थर से टकरा गई। बोट को एक जोरदार झटका लगा। समीना अपनी सीट से गिर गई। उसके मुंह से चीख निकल गई। शारिक ने जल्दी से उसे संभाल लिया। नौलक्खे ने इंजन बंद कर दिया। उसने शारिक की तरफ देखते हुए कहा, शारिक बाबू, अब आगे नहीं जा सकते। सबसे पहले डिकोस्टा ने उठकर करीबी पत्थर पर छलांग लगा दी। फिर उसने सहारा देकर शारिक को पत्थर पर खींच लिया। शारिक ने पत्थर पर खड़े होकर समीना की तरफ हाथ बढ़ा दिया। बोट पानी की सतह पर मुसलसल हिल रही थी। समीना के लिए खड़े रहना मुश्किल हो रहा था। पत्थर और बोट के दरमियान तकरीबन 3 फुट का फासला था। समीना ने एक पैर बोट के किनारे पर रखा। उसने हाथ शारिक की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन इससे पहले कि शारिक उसका हाथ पकड़ता, बोट को एक जोरदार झटका लगा। समीना का पैर फिसल गया। वो अपना तवाजुन बरकरार न रख सकी। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकली और वो शराब से पानी में गिर गई।